नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बाबा साहब की आत्मकथा में आगे बात करेंगे आपकी स्थिति। पेशवा काल में कौन क्या वस्त्र पहने इसके लिए नियम बनाए गए थे। मेरी माँ करती थी, अगर मार कपड़े खरीदने जाते थे तो उन्हें कपड़े दूर से दिखाए जाते थे। दुकानदार दुकान से ही कपड़े दिखा देता था, कीमत दूर से पूछनी पड़ती थी। कपड़ा खरीदकर उस पर पानी डाला जाता था, फिर कपड़े को मिट्टी में घिसा जाता था, क्योंकि अछूतों को नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। फटे हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। मेली साड़ी को दो हिस्सों में बांटना पड़ता था। अंत में महार को पैसे रखकर कपड़ा ले जाना था। हम जो लंगोटी पहनते थे वह पेशवा का आदेश था। ब्राह्मण पीछे की ओर दोनों ओर से धोती पहनते थे, मतलब दो लंगी, और जबकि गैर ब्राह्मण एक ओर से धोती पहनते थे, मतलब एक लंगी धोती पहनते थे। भंडारी लोग कमर में दुपट्टा बांधते थे, उसका एक बड़ा भाग कमर पर लपेटते थे, ऐसा सरकारी नियम था। जब भारत में ब्रिटिश सरकार बंबई में आई तो बंबई अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चली गई। सुनारों पर पेशवा की पैनी नजर थी। सुनार कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं और पेशवा कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं। सुनार ब्राह्मणों की भांति धोती पहनते थे, पेशवा चाहते थे कि उनकी तरह धोती नहीं पहननी चाहिए। अंग्रेजों ने धर्म को डुबोया है, पेशवा ऐसा कहकर ललकारने लगे। गोरे लोग नाराज हो गए। गोरे साहब ने पेशवा की फरियाद सुनी। पेशवा ने कहा, हमारे लोगों पर प्रतिबंध था, वे लोग अब आपके राज्य में पीछे से धोती पहनते। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ नहीं है, बल्कि स्वर्ग में साहूकार थे। मुख्य अधिकारी ने शिकायत पर साहूकारों को बुलाकर पूछताछ की। सुनार पीछे करके धोती पहनते थे। आदेश दिया गया कि अब सुनार पीछे करके धोती नहीं पहनेंगे। पंचों ने उस पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया। अब लोग कोट और पैंट पहनने लगे। तब मार क्या करते थे, वे रात को जाग कर पहरा देते। सवेरे जो रूखी सूखी रोटी होती थी वो मिल जाती थी, उससे उनका काम चलता था। फलटन गांव के पास में एक महार के पास 24 बीघा जमीन थी और एक मंदिर था, पर वह एक लंगर हुआ करता था। उस जो जमीन में जो धान पकता था उससे लंगर बना देते थे और उससे गाड़ी रोटी लड्डू और जलेबी मिलती थी। महार को एक दिन में बहुत सारी देते थे, कितना खा लेता था बेचारा। और फिर कुछ दिन बाद में भोजन खत्म होने के बाद में महारों की हालत वही हो जाती। फिर वे कहते कि मराठों ने हमारी जमीन, इतनी जमीन ले ली। जलगांव से श्राद्ध करने के बाद महार भिखारियों की तरह कूड़े के ढेर पर बैठ जाते थे। यदि वह ईसाई बन जाता तो उसके लिए कैसे अच्छा होगा, लोग ऐसा कहा करते थे। हजारों वर्षों से परसों तक उनके समाज का एक भी व्यक्ति स्नातक या विद्वान नहीं बन सका। मुझे बताने में कोई बुराई नहीं है। मेरे स्कूल में एक सफाई करने वाली महिला भी मुझे नहीं छूती थी। मैं जाति से मराठा थी। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कोई बड़ा आदमी हो उसे मामा कहकर बुलाया करो। मैं पोस्टमैन को मामा कहकर बुलाता था। एक बच्चे के रूप में मुझे स्कूल में प्यास लगी। मैंने शिक्षक से कहा। शिक्षक ने चपड़ासी को बुलाया और कहा, उसे नल के पास ले जाओ। हम नल पर गए। चपड़ासी ने नल चालू किया, तब मैंने पानी पिया। मतलब नल के हाथ देने का अधिकार नहीं था, नल को चालू करता था तो पानी पी सकते थे। इस तरह मुझे स्कूल में 6-6 दिन तक पानी पीने को नहीं मिलता था। हर किसी को अपनी जन्मभूमि पे गर्व नहीं हो सकता, लेकिन प्यार जरूर होता है। लेकिन पेंशन लेने के बाद पिता स्थायी रूप से दापोली में रहने लगे। मैंने दापोली में ही पढ़ाई की, परंतु परिस्थितियों के कारण 500 वर्ष की आयु में ही मुझे पहाड़ की तलहटी को छोड़कर मेरा जीवन आज तक घाट पहाड़ पर ही बीता है। मैं 25 साल बाद घाट से नीचे उतरा हूँ। अपनी खूबसूरती से सराबोर राज्य में कदम रखकर कोई खुश हो जाएगा तो इस राज्य को अपनी मातृभूमि मानता है, उसका सुख दोगुना हो जाता है। एक ऐसी स्थिति थी कि उस क्षेत्र अस्पृश्य जाति की दृष्टि के प्रगति के पथ पर अग्रसर था। उनका कहना अति शक्तियोक्ति नहीं होगा। उस समय यह राज्य अछूत जाति की अधिकारियों से भरा हुआ था। इसी प्रकार बहिष्कृत वर्ग अन्य की तुलना में शिक्षा में
बहुत आगे था, जिससे यह उन्नति हुई। सेना में नौकरी एक महत्वपूर्ण कारण था। अंग्रेजों के शासन से पहले अस्पृश्य कितने सुखी हो सकते, इसके बारे में आज पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस समय अस्पृश्यता की भावना इतनी प्रबल थी कि चलते समय अछूतों की छाया स्वर्णों पर पड़नी नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें दूर से चक्कर लगाना पड़ता था। वहीं काला धागा अछूत की पहचान हुआ करता था, उसे काला धागा हाथ पे बांधना पड़ता था। उस समय नगण्य मौके मिलते थे। उस समय देश में जहां जहां अंग्रेजों ने कदम रखा, वहां वहां अछूतों को सिर उठाने का अवसर मिला। इस अवसर का लाभ उठाकर उनके शरीर में कितनी वीरता, कितनी तेज, कितनी बुद्धि तेज, यह बात सिद्ध हो सके। उस समय के प्रगतिशील ब्राह्मण या सामा जातियां ही आज हमें अछूत कहकर कोसती है, लेकिन हमारे वर्ग को छोड़कर अन्य बहुत प्रगतिशील थे। इसलिए हम कोंकण के दापोली क्षेत्र में अधिकार और सत्ता का आनंद ले रहे थे। सेना में नौकरी के कारण हमें जीवन स्तर सुधारने का अवसर मिला। फलतः हम सब्र, मेधा, चतुराई आदि में रत्ती भर भी कम नहीं है। हमारे गुणों के कारण ही हमारी सेना में अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति होती थी। इस काल में सेना के छावनी विद्यालय में अछूत प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए। चूंकि सेना छावनी में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, इसलिए इसका हमारे जीवन पर सापेक्षिक प्रभाव पड़ा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने महार जाति के लिए सेना के दरवाजे बंद करके हमारे साथ विश्वासघात किया है। मैंने भी महार माता की कोख से जन्म लिया है। गरीबी की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज के गरीबों के छात्र से बेहतर सुविधाएं थी। बम्बई की डीडी चाल के 10 फीट के कमरे में अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ रहकर मैंने एक राखील मिट्टी की तेल से पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, बहुत सी मुश्किलें और परेशानियों का सामना करने के बाद अगर मैं यह सब कर पाता तो कोई भी व्यक्ति मेहनत करके बुद्धिमान बन सकता था। जन्म से कोई बुद्धिमान नहीं होता। एक छात्र के रूप में मैं इंग्लैंड में रहते हुए जो कोर्स 8 साल का होता है, मैंने केवल 2 साल 3 महीने में सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए मुझे 24 घंटे में से 21 घंटे पढ़ाई करनी पड़ी। आज मेरी उम्र 40 साल है, फिर भी मैं 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार बैठकर काम करता हूँ। वर्तमान में युवाओं को आधे घंटे तक लगातार बैठने के बाद टप खीर नस सूंघनी पड़ती है या सिगरेट पीनी पड़ती है। मुझे इस उम्र में भी कुछ नहीं चाहिए। सेना की इस नौकरी से हिंदू समाज में क्रांति आ गई है। कहना गलत नहीं है कि जिन महान चर्मकारों को गांव में मराठों द्वारा छुआ नहीं जाता था, मराठों ने वंदन या राम राम न करने को अपमान समझा, उसी सेना के मराठा सैनिक सेना के मार और चमकार सूबेदार को झुककर नमस्कार करते थे। अगर इन सूबेदारों ने क्यों बे कहा, तब जवानों ने सिर ऊंचा करके देखने की हिम्मत नहीं थी। अछूत जाति के इन लोगों को इतने अधिकार प्राप्त थे जो देश के किसी प्रांत में नहीं थे। इसमें 10% लोग साक्षर थे। यह ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा का प्रसार केवल पुरुषों में ही नहीं था, बल्कि महिलाएं भी शिक्षित थी। कुछ स्त्रियां विद्या में इतनी निपुण थी कि वे पुरुषों की सभा में पुराणों पर टीका टिप्पणियां किया करती थी। जब तक शिक्षा जारी रही तब तक अस्पृश्य वर्ग को बहुत लाभ मिला। उन्होंने शिक्षा का इस तरह उपयोग किया, उन्हें उस पर बहुत गर्व है। ज्ञान के इस प्रचार के कारण अस्पृश्यों के बीच पुस्तकों का संग्रह संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक था। यह कथन अतियोक्ति नहीं होगा कि श्रीधर स्वामी की पुस्तक श्री हस्तलिखित प्रतियां वाहनों में मिल जाएगी, लेकिन मैंने कई अछूतों के साथ महाराष्ट्र के प्राचीन और महान कवियों जैसे मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, मुक्तेश्वर आदि की हस्तलिखित प्रतियां देखी है। इतना ही नहीं, मेरा मानना है कि आज भी अछूतों के घर में कुछ दुर्लभ ग्रंथ मिल सकते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने
पंचीकरण नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यह पुस्तक मैंने अपने स्मृति शेष मित्र के घर पर देखी। श्री पंगारकर जी, कुछ वर्ष पूर्व यदि किसी के पास राघव चिंतन धन कवि द्वारा लिखित ज्ञान सुधा नामक पुस्तक हो तो कृपया सुझाव दे। ऐसा एक विज्ञापन केसरी में प्रकाशित हुआ। यदि उन्हें उस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति नहीं मिली तो वह मेरे प्रति अस्पृश्य मित्र के संग्रह में मिल सकती है। अस्पृश्य जाति के जो लोग उस समय शिक्षा के मोहताज थे, उन्हें उस समय बहुत कुछ सहना पड़ा और ऐसी पुस्तक एकत्र करने में कितना धन खर्च करना पड़ा होगा, यह भी बहुत विचारणीय है। ज्ञान की यह लालसा उस समय के समाज को गौरवान्वित करती है। धन्यवाद। आप भी ज्ञान की तरफ बढ़ो।